हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड बातें की थी और हमने ये बोला था कि अगर किसी कैपेसिटर की बीच वाले रीजन को, जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उनके बीच वाले रीजन को अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से कंप्लीटली फिल्ड कर दें, कंप्लीटली फिल्ड पे बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर उसे हम कंप्लीटली फिल्ड कर दें तो हमने ये पाया था कि उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है या के टाइम्स हो जाता है, और जो के है वो कौन है? उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक, फिर मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था और मैंने दो कैपेसिटर कंपेयर करके आपको दिखाए थे कि एक मेरा कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक था और एक दूसरा कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक था, और दोनों को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया था और दोनों सर्किट में मैंने आपको ये कंपैरिजन करके दिखाया था कि उन दोनों सर्किट में क्या क्या चीज़ें सेम होंगी और क्या क्या चीज़ें अलग होंगी। उसी तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूं, सुनिएगा। अब उसी टाइप का मैं सेम क्वेश्चन लेता हूं। तो मान लीजिए ये आपका एक कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है आपका, ये कोई भी मीडियम इसमें फील्ड नहीं है, वैक्यूम है इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, और मैंने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, एकदम धीमे धीमे, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार में चीज खत्म होनी ढंग से। ये आपका कैपेसिटर है, ठीक, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है C, और ये अनचार्ज कैपेसिटर है, तो दोनों पे जो चार्ज है इनिशियली वो 0 0 है। मैं 0 0 यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे डायग्राम में बहुत गंदगी हो जाएगी, आप चाहे तो 0 0 लिख लें। और ये मेरा बैटरी है, उस बैटरी का EMF है E, और ये मेरा स्विच है और इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, कहीं कोई चार्ज नहीं है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस स्विच को क्लोज कर दूंगा। तो जब मैं इस स्विच को क्लोज कर दूंगा तो इस कैपेसिटर में कुछ चार्ज आ जाएंगे, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे। आपको पता है चार्ज कितना आएगा, प्लस CE माइनस CE, तो मैं यहां लिख देता हूं। इस वाली प्लेट पे जो चार्ज होगा वो होगा प्लस CE, इस वाली प्लेट पे चार्ज होगा माइनस CE, यहां से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस होगा E, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सारी बातें आप लिख सकते हैं। और इन दोनों प्लेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा वो भी आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों प्लेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें मैंने लिखी थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैंने लिखा था, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख के दिखाता हूं। तो मुझे बताइए इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो कितना होगा? वो होगा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना होगा? CE अपॉन E, ये हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कौन है? ये इस वाली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और यहां के चार्ज से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। और भी बाकी सारी चीजें आप लिख सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने लिखी थी। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि चार्ज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, वो सारी बातें आप लिख सकते हैं। मैं नहीं लिखूंगा, पिछली क्लास में लिख दिया। ये चीज मैंने क्यों लिखी है उसके पीछे कारण है, समझाऊंगा। अब मैंने क्या किया, कैपेसिटर कनेक्टेड है, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, स्विच क्लोज है, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है, कैपेसिटर पे चार्ज प्लस CE आ चुका है। मैंने टाइम दिया स्विच क्लोज करने के बाद कि भाई बैटरी तुझे जितना टाइम लेना है तू ले ले, पर इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दे। ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। फुल्ली चार्ज होने के बाद सर्किट में चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट पे सर्किट में चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। बैटरी को जितना चार्ज देना था, बैटरी को जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना था उसने कर लिया। नाउ स्टेडी स्टेट, नो चार्ज फ्लो। अब मैंने क्या किया, मैंने इस मीडियम को, मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी और मेरे पास एक ऐसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, उसकी डायमेंशंस इस तरह से थी कि वो इसके बीच के रीजन को कंप्लीटली फिल कर देती है। तो मैंने क्या किया, सब कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया। तो मैं यहां पे एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, और मैं कह रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की डायमेंशंस इस तरह से हैं, मैं कह रहा हूं उसकी डायमेंशन इस तरह से हैं कि वो इस रीजन को कंप्लीटली फिल कर देती है।
अब कोई बोले सर मान लो हमारे पास एक ऐसा स्लैब होता जो पूरे रीजन को नहीं भर पाता, आधे को भर पाता, हाँ तो बिल्कुल वैसा भी हो सकता है, लेकिन वो सवाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं वो सवाल डिस्कस कर रहा हूं, मतलब मैं जनरल बात नहीं कर रहा आपसे, मैं वो स्पेशल केस की बात कर रहा हूं जिस केस में डाइलेक्ट्रिक इनके बीच के रीजन को कंप्लीटली फिल करता है। कंप्लीटली फिल नहीं करता तो क्या होता उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले ये देख लें कि कंप्लीटली अगर वो फिल करता है तो कहानी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो कंप्लीटली फिल उसने कर दिया। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेट्स से दैट इज कैपिटल के, मैं यहां लिख देता हूं दैट इज कैपिटल के। अब होगा क्या, जैसे ही हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे आप जानते हैं चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। चार्ज इंड्यूस हो जाने के कारण यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूं लेट से t इक्वल टू t1 पे, चलो t इक्वल टू 0 मान लेता हूं, इस समय को t इक्वल टू 0 मान लेता हूं, और t इक्वल टू 0 पे मैंने स्लैब इंट्रोड्यूस किया। मैंने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे स्लैब इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे ही मैं स्लैब इंट्रोड्यूस करूंगा उसके अंदर क्या आएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, तो यहां का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, तुरंत नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, जब यहां का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, क्यों डिक्रीज कर जाएगा मैं आपको याद दिलाता हूं, आप याद करिए, मैं इस साइड में लिखता हूं, आप याद करिए, मैंने ये सिखाया था कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को या किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, जब इसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रखता हूं तो यहां पे कुछ माइनस चार्ज आ जाता है और यहां कुछ प्लस चार्ज आ जाता है, जिसके कारण इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट में कौन कौन आएगा, ये एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड चार्जेस का फील्ड। नेट में कौन कौन आएगा, ये एक्सटर्नल और ये इंड्यूस्ड चार्जेस का फील्ड, दोनों का फील्ड। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ये हो जाता है E0/K। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से यहां तक का डिक्रीज कर गया, इन दोनों प्लेट के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज कर गया तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया। बैटरी बोलेगी अच्छा मेरे होते हुए पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, ले और चार्ज ले ले। तो बैटरी क्या करेगी, अब और चार्ज फ्लो कराएगी सर्किट में। क्यों, क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई के बराबर होगा, ई से कम नहीं हो सकता। अगर वो ई से कम है तो बैटरी बोलेगी मैं चार्ज फ्लो कराऊंगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ही रहेगा, बिकॉज बैटरी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो जैसे ही मेरा जो कैपेसिटर है उसमें मतलब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, बैटरी को पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो बैटरी ने चार्ज को फ्लो कराया। तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, मैं मान लेता हूं x चार्ज फ्लो कराया। बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, x। तो अगर बैटरी ने x चार्ज फ्लो कराया तो इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना हो गया होगा, Ce प्लस x। इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस Ce माइनस x। बैटरी अपने जेब से थोड़ी देती है, यहां से निकालेगी चार्ज को यहां पहुंचा देगी। तो यहां पहले ही माइनस Ce था, इसमें से और निकाल लिया कितना, x। तो यहां पे चार्ज कितना बचेगा, माइनस Ce माइनस x। और इस वाली प्लेट को वो चार्ज को ले जाके दे देगी, तो यहां पहले Ce था, बैटरी लाके और दे दी कितना, x। अपने जेब से नहीं दी है, वहां से उठा के लाई है, और कितना दिया, x। तो इस पे कितना हो गया, C प्लस x, और स्टेडी स्टेट अचीव हो गई। तो देखिए मैं साइड में ड्राइंग करता हूं, ये देख लीजिए ध्यान से। ठीक, तो हुआ क्या, बैटरी को ये बात गवारा नहीं थी कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए, इसलिए बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया। और हमसे ये सवालों में पूछा जाता है कि बताइए बैटरी ने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद कितना चार्ज फ्लो कराया। तो देखिए, तो कितना फ्लो कराया उसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके बता सकता हूं। और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है मैंने, तो मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम बना देता हूं। ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब मुझे बताइए इस कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस है, अगर पहले C था तो अभी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K इंटू C। तो जो ये वाली प्लेट है, इस वाली प्लेट पे जो चार्ज है C प्लस x, अगर x चार्ज फ्लो किया है तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए KC। कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो K इंटू C तो इसका कैपेसिटेंस हो गया, एंड E इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे कितना होगा, ये प्लस है, इस पे कितना होगा, माइनस KCE। और ये जो KCE है ये कितना होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि मान लो x चार्ज अगर बैटरी ने फ्लो कराया, x
चार्ज बैटरी ने फ्लो कराया, यहां से लेके चार्ज को बैटरी यहां तक लेकर गई, बैटरी ने एक्स चार्ज अगर फ्लो कराया तो चलिए मैं ऐसे बता देता हूं। स्विच क्लोज करने के बाद का बता रहा हूं मैं। स्विच क्लोज करने के बाद बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, एक्स, और एक्स चार्ज फ्लो कराने के बाद बैटरी जो चाहती थी, बैटरी क्या चाहती थी, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस ई है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ई हो गया, तो इस पे कितना चार्ज आएगा फाइनली, के सी ई प्लस एक्स, और एक्स फ्लो के हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो कितना आएगा, सी ई प्लस एक्स, वो किसके बराबर होना चाहिए, के सी ई। तो कितना चार्ज बैटरी ने फ्लो कराया, एक्स कितना आएगा, यह आया के माइनस वन इंटू सी ई, इतना चार्ज बैटरी ने फ्लो कराया। अब यह पूछा जाता है कि बताओ बैटरी ने वर्क कितना किया होगा, तो भाई साहब बैटरी ने इतना चार्ज फ्लो किया है, तो बैटरी का वर्क डन बाई बैटरी। अच्छा कैसे चार्ज फ्लो किया, ऐसे चार्ज फ्लो किया है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकला है, मतलब वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो वर्क डन कितना आएगा, ई इंटू दैट एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, के माइनस वन इंटू सी ई, तो ये आया के माइनस वन इंटू सी ई स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन बाई बैटरी। अब मुझे यह देखना है कि इस कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी है उसमें कितना चेंज आया, तो वो लिख के दिखाता हूं। तो स्टोर्ड एनर्जी में कितना चेंज आया, तो देखिएगा यू फाइनल कितना है, यू फाइनल है आपका क्या, हाफ के इंटू सी इंटू ई स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, और यू इनिशियल कितना था, हाफ सी ई स्क्वायर। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, अगर मुझे ये लिखना पड़े कितना चेंज आया, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या होता है बेटा, ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल पुट करिए, यू इनिशियल पुट करिए, तो आया हाफ के माइनस वन इंटू सी स्क्वायर। अब इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, इतना बैटरी ने वर्क किया, तो अब हमें पूछा गया जाएगा हीट लॉस कितना हुआ, तो हम क्या इक्वेशन लिखते हैं, हमेशा मैंने एक ही इक्वेशन लिखा है कि वर्क डन बाय बैटरी ये बराबर होता है किसके, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। वर्क डन बाय बैटरी आपको पता है, आपको डेल्टा यू पता है, तो आपको कौन मिलेगा, डेल्टा एच मिलेगा। तो यहां पे वर्क डन बाय बैटरी ये लिखा हुआ, डेल्टा यू वो लिखा हुआ, इसको पुट करेंगे तो डेल्टा एच का जो वैल्यू आता है वो आता है हाफ ऑफ के माइनस वन इंटू सी स्क्वायर। दिस इज द हीट लॉस इन द सर्किट आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड। लिख लो यहां तक। तो एक चीज हमेशा याद रहे कि जब जब चार्ज फ्लो होगा तब तो एनर्जी का लॉस जरूर होगा, ठीक। अब देखिए, अब मैं और क्वेश्चन कराता हूं, सुनिएगा, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। अच्छा, फोर्स की वैल्यू और हमें देखनी है। देखिए फोर्स की वैल्यू मैं आपको और कैलकुलेट करके बताता हूं, ठीक। फोर्स की वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट होगी, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस कैपेसिटर का थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, एलैबोरेट करके बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे इसी का डायग्राम बना रहा हूं थोड़ा जूम करके। तो ये मेरी कैपेसिटर की प्लेट है और ये हमारी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, दे आर टू प्लेट। और ये मेरा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको भी मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं साइड में थोड़ा स्पेसिंग दिखाऊंगा क्योंकि समझाने के हिसाब से, लेकिन जो मीडियम है वो कंप्लीटली फिल्ड है। मैं थोड़ा जगह बना रहा हूं साइड में क्योंकि मुझे डायग्राम में चीजें समझानी हैं, लेकिन ये ध्यान रहे ये डायग्राम कैपेसिटर कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड, जगह नहीं है इनके बीच में। दैट सेपरेशन इज टेंडिंग टू जीरो, देयर इज नो सेपरेशन, ठीक। अब इस वाली प्लेट पे जो चार्ज है, इस वाली प्लेट पे जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं होता है, चार्ज इनर सरफेस पे होता है। तो चलिए इनर पे ही बताते हैं। यहां पॉजिटिव चार्ज है और इसकी जो ये सरफेस है, प्लेट की सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, यहां नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट का सरफेस। अब ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है इसकी इस सरफेस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और डाइलेक्ट्रिक की इस सरफेस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मुझे लिखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे ये लिखना है कि जो मेरी कैपेसिटर की प्लेट है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। पहले कितना लग रहा था वो मैंने पहले लिखा, और अभी भी मुझे उसी फोर्स की वैल्यू लिखनी है कि मेरी कैपेसिटर की प्लेट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो कैपेसिटर की प्लेट पे कौन है, चार्ज, और चार्ज पे कौन फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो पहले जब मेरा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं हुआ करता था तो मेरे पास चार्ज की दो लेयर हुआ करती थी। एक चार्ज की लेयर ये हुआ करती थी और एक चार्ज की लेयर ये हुआ करती थी, और मुझे इस लेयर पे फोर्स लिखना था तो मैंने इस लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। अभी मेरे पास टोटल 4 लेयर्स हैं, जिनमें से इस लेयर पर मुझे फोर्स लिखना है, और कितनी लेयर बच गई इसके अलावा? 3 चार्ज की लेयर बच गई। उन तीनों लेयर के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना ये सिग्मा इंड्यूस है नेगेटिव, उतना ही ये पॉजिटिव सिग्मा इंड्यूस है। तो इन दोनों का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो यहां पे इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ इस नेगेटिव वाली प्लेट का जो चार्ज है उसी के कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कैसे? आप देखो, ये जो इंड्यूस वाला है, मैं आपको इंड्यूस वाले का अलग से लिख के दिखा देता हूं। इंड्यूस वाले का देखिएगा, इंड्यूस वाले का लिख के दिखा देता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा आपको। ये है माइनस ऑफ सिग्मा इंड्यूस और ये है प्लस ऑफ सिग्मा इंड्यूस। ये कौन है आपका? माइनस ऑफ सिग्मा इंड्यूस, और ये कौन है आपका? प्लस ऑफ सिग्मा इंड्यूस। अब अगर मैं इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिखूंगा, मतलब इन दोनों की सरफेस से बाहर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो माइनस वाले के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और प्लस वाले के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। माइनस वाले के कारण कितना आएगा? सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लस वाले के कारण कितना आएगा? सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों चार्ज डेंसिटी बराबर थी, और एक पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी। पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है टूवर्ड्स द चार्ज। तो जो मेरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी इसमें मेरे पास चार्ज की दो लेयर थी, एक नेगेटिव लेयर और एक पॉजिटिव लेयर। तो नेगेटिव लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी तरफ होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मैंने बनाया है, दिस वेक्टर इज ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। क्यों? नेगेटिव के कारण खुद की तरफ होता है, और कितना होता है वैल्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला वेक्टर किसके कारण है? ये वाला वेक्टर इस वाली लेयर के कारण है, क्योंकि पॉजिटिव के कारण किधर होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये मेरी पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई इन दोनों लेयर के कारण, दोनों का मिला के, दोनों का टोटल इस वाले पॉइंट पे कितना आएगा? 0। कट के मर गए दोनों। तो इस लेयर के कारण, ये जो दोनों लेयर हैं, इन दोनों लेयर के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 0। सिमिलर स्टोरी यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लेयर के कारण इस प्लस वाली लेयर पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सिर्फ माइनस वाली लेयर के कारण होगा। दिस माइनस लेयर कितना होगा? अरे इस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा कौन है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। तो इस सरफेस पे कितना चार्ज है? तो इस सरफेस पे चार्ज है माइनस KCE। तो इस सरफेस पे चार्ज कितना है बेटा? ओके, इस सरफेस पे चार्ज है माइनस KCE। तो किधर लिखा है? चलिए यहां लिखते हैं। तो इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का सिग्मा क्या आएगा? सिग्मा आएगा KCE अपॉन एरिया। दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the electric field of this negative charge layer at the location of this positive charge layer. और हमें फोर्स लिखना है। फोर्स कौन लगाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। कितना लगाती है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और चार्ज कितना है? KCE। तो ये मेरा एफ, दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। और इस अट्रैक्शन का जो वैल्यू है वो पहले से देखिए कुछ ज्यादा है। कितना है? ये है K² इंटू CE² अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। पहले K नहीं था, अभी ये K² आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की प्लेट्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर गया। कितने टाइम्स हो गया वो? पहले अगर वो फोर्स 50 न्यूटन था तो अभी फोर्स K² इंटू 50 न्यूटन हो गया। ठीक। तो एक केस हमने देखा कि बैटरी लगी हुई थी और हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। मैं एक दो केस और लेता हूं, फिर हम कुछ ऐसे केस देखेंगे जब बैटरी नहीं लगी हुई है, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो क्या क्या सिस्टम में चेंजेज आते हैं। तो देखिए, इसको अब मैं हटाता हूं।
तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो कहानी यह है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं और दोनों वैक्यूम कैपेसिटर हैं। वैक्यूम कहने का मतलब है कि इन दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है, कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया गया है। और ये सर्किट कनेक्टेड है फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम। और ये बैटरी का ईएमएफ ई के बराबर है, दोनों कैपेसिटेंस सी के बराबर हैं, सब कुछ बहुत लंबे टाइम से बना हुआ है। तो दोनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, तो आप जानते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ई है, सीरीज में मैंने पढ़ाया था, ये दोनों को बटेगा और दोनों को ये आधा आधा बढ़ जाएगा, E/2 इसके हिस्से में आएगा, E/2 इसके हिस्से में आएगा। और ये अगर वेरी लॉन्ग टाइम से सर्किट कनेक्टेड है, एक स्टेडी स्टेट अगर अचीव हो चुकी है, चार्ज का फ्लो होना बंद हो चुका है, तो जो बैटरी चाहती थी बैटरी ने वो कर लिया होगा। और बैटरी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस E/2 और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस E/2, ये लो पोटेंशियल होगा, ये हाई पोटेंशियल होगा, तो यहाँ आएगा -CE/2, यहाँ आएगा +CE/2, यहाँ आएगा -CE/2 और यहाँ आएगा +CE/2। इतना आप अच्छे से जानते हैं। कितना इसमें स्टोर्ड एनर्जी है वो भी आप निकाल सकते हैं। कैपेसिटर पे चार्जेज आपको पता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, कैसे लिखेंगे वो आप जानते हैं। ठीक, तो अब मुझे ये लिखना है कि मान लीजिए मैंने किसी एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया। मैंने क्या किया, किसी एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, तो डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, किसी एक कैपेसिटर में मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया, तो क्या डायग्राम बना होगा। तो मैं यहां डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा देखिए। डायग्राम बना होगा, दिस इज माय कैपेसिटर, दिस इज माय अनदर कैपेसिटर, and this is my battery। और डाइलेक्ट्रिक मैंने इस सर्किट में इंट्रोड्यूस किया, और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंने सर्किट को बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया होगा, तो बैटरी बोलेगी अच्छा यहाँ E/2 है, यहाँ E/2 से कम है, तो टोटल तो E से कम हो गया। और बैटरी बोलेगी अगर मैं बैठी हूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो पोटेंशियल डिफरेंस E होना ही चाहिए, क्योंकि हम बैठे हैं, जिंदा है, बैटरी E। तो बैटरी क्या करेगी, फिर सर्किट में चार्ज फ्लो कराएगी कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कम हो चुका है, मेरी पावर कम हो गई, तो अब हम चार्ज फ्लो कराएंगे। तो बैटरी चार्ज फ्लो कराएगी, अंत में वही होता है जो बैटरी चाहती है। अंत में वही हो जाएगा कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिन पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, उन पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के बराबर हो जाएगा। और जिन पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, अगर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर हो गया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर हो गया, तो बैटरी बोलेगी हाँ अब मेरा काम हो गया, अब चार्ज फ्लो होना बंद। सर्किट किस में पहुंच गया, स्टेडी स्टेट में पहुंच गया सर्किट। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, जितना चार्ज फ्लो होना था हो लिया। अब कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा पता नहीं, कितना हुआ होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो मैंने पिछली बार कैलकुलेट किया था कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना बैटरी ने वर्क किया, कितना हीट लॉस है, कितना ईच कैपेसिटर पे चार्ज है, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप चाहें तो खुद से आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो अगर आप ये निकाल लिए ना कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो सारी चीजें आप निकाल लेंगे। तो लिखो, निकाल पाओ तो ट्राई करो। अब देखिए, इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है। एक है जनरल तरीका जो हमेशा काम करेगा एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, और एक दूसरा तरीका है जिसमें आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। क्या? अभी आप देखिए, ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। दोनों कैपेसिटर पे देखिए चार्ज बराबर है। दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और जब मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करूंगा और जब इस सर्किट में चार्ज फ्लो होगा, तो भी इन दोनों पे हमेशा चार्ज बराबर ही रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इधर से x कूलम फ्लो हुआ, मान लो इधर से x कूलम गया, तो वह x कूलम यहां जाएगा, यहां से x कूलम निकलेगा, यहां x कूलम जाएगा, यहां से x कूलम निकलेगा। तो अगर मैं लिखूं, इस वाली प्लेट के चार्ज को लिखूं, तो बाद में ये हो जाएगा Ce2 + x। तो यहां x आएगा तो यहां से x निकलेगा, क्योंकि बैटरी अपने जेब से नहीं देती, एक प्लेट का निकाल के दूसरी प्लेट पे पहुंचा देती है, बस इतना करती है वो। इस वाली प्लेट का चार्ज कितना आएगा,
और इस वाली प्लेट का कितना आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं जो यहां पे कहना चाहता हूं वो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात का फायदा उठा सकते हैं कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन की पहचान क्या होती है कि उन पे चार्जेस बराबर होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, ये कब सीरीज में नहीं होते, आपको मैंने जब सीरीज कनेक्शन पढ़ाया था तो मैंने क्वेश्चन कराए थे कि मान लो इस वाले कैपेसिटर पे पहले से कुछ चार्ज होता है, इस पे कुछ चार्ज नहीं होता, फिर इस बैटरी से हम कनेक्ट करते तो इन दोनों पे C/2 नहीं आता। हमने क्वेश्चन किए हैं ऑलरेडी। तब मैं ये नहीं कह सकता था कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है चार्जेस बराबर होने चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में चार्जेस बराबर हैं और अगर कोई फर्दर चार्ज फ्लो होगा भी तो वो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज आएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक ही के पास आएगा, दोनों के पास आएगा वो चार्ज। तो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कैपेसिटर्स को बट गया। मैं एक वो तरीका बता रहा हूं जो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का फायदा लेके हम करेंगे, ठीक है ना। एक मेथड जनरल, मतलब चार्ज सीरीज में होते या नहीं होते, मतलब दोनों पे चार्ज बराबर होते या नहीं होते, तो भी एक मेथड है जो काम करता, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि ये दोनों सीरीज में है, इस बात को आप अप्रिशिएट करें, इस बात को आप यूज करें। तो बेटा ये बताओ, इसका कैपेसिटेंस है C और इसका कैपेसिटेंस है K/C, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है। तो यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V1 नाम दूं और यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V2 नाम दूं, ये तो मैं जानता हूं कि इधर हाई होगा, इधर लो होगा, इधर हाई होगा, इधर लो होगा, क्योंकि बैटरी इधर है ना, तो ये हाई टर्मिनल था, हाई लो, ठीक। तो मैं ये जानता हूं कि ये अगर V1 है और ये V2 है और ये सीरीज में है, और जो V1 प्लस V2 है वो किसके बराबर है, E के बराबर है, क्योंकि बैटरी का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर्स को बटता है। सीरीज कॉम्बिनेशन याद करिए, तो V1 प्लस V2 बराबर होगा E के। ये तो हमेशा होगा, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो या मत हो। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए दोनों के जो कैपेसिटेंस का रेशियो, जो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो जो आएगा वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में आएगा। इसका कैपेसिटेंस कितना है C, तो ये आया 1/C डिवाइडेड बाय उसका कितना है Kc, 1/Kc। देखो तो ये आया K/1। तो अगर मैं ये बात करूं कि जो मेरा V1 है वो V1 कितना होगा, तो मैं यहां लिख के दिखाता हूं V1 कितना होगा। इस वाले इक्वेशन से आप लिख सकते हैं V1, तो V1 आएगा आपका K/K+1 इंटू E, और V2 आएगा आपका कितना 1/K+1 इंटू E। दिस इज योर V2। तो अगर आप ये लिखना चाहें कि इस वाले कैपेसिटर में फाइनल चार्ज कितना आएगा, तो इस वाली प्लेट के चार्ज को मैं प्लस Q बोलता हूं, तो ये माइनस Q हो जाएगा। और क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्जेस बराबर होंगे, यहां पे प्लस Q, यहां पे माइनस Q। तो अगर आप Q की वैल्यू चाहे तो इस कैपेसिटर से लिख लो और चाहे इस कैपेसिटर से लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो ऐसा करते हैं Q का वैल्यू मैं इस कैपेसिटर से लिख देता हूँ, आप इससे भी लिख सकते हैं। चलो इससे लिख देते हैं, आप बोलेंगे उससे क्या लिख दो, इससे लिख देते हैं, ठीक। तो ये Q का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर पे चार्ज, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो K/C। V2 पोटेंशियल डिफरेंस ये था, कितना है E/K+1, तो आंसर कितना आया KCE/K+1, KCE/K+1। ये इस कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज है। अब मैं कह रहा हूं कि जब मेरा चार्ज फ्लो हुआ होगा तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा वो बताइए। तो मैं मान लेता हूं x कूलम चार्ज फ्लो हुआ। कितना चार्ज फ्लो हुआ, x। तो इस वाली प्लेट पे जो पहले चार्ज था CE/2, उसमें x ऐड हुआ होगा, तब जाकर बना होगा कौन, KCE/K+1। तो अगर आप x की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो वो आया C कॉमन ले देंगे हम, ये आया K/K+1 -1/2। ठीक है, आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा CE/2 इंटू K-1/K+1। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ ये आपको पता चल गया, फाइनल चार्जेज आपको पता हैं। तो मुझे बताइए, अगर फाइनल चार्ज पता है तो आप स्टोर्ड एनर्जी लिख सकते हैं, आपको इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, तो एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं। आपकी बैटरी ने कितना वर्क किया उसका वैल्यू हो जाएगा दैट फ्लो
इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहां लिख के दिखाता हूं, वर्क डन बाय बैटरी वो आएगा आपका ईएमएफ इंटू एक्स, एक्स चार्ज फ्लो हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सीई स्क्वायर अपॉन 2 के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। ये आएगा कौन, वर्क डन बाय बैटरी। और अगर आपको हीट लॉस लिखना पड़े तो आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज करके और ये निकाल सकते हैं कि कितना हीट लॉस आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे लिखोगे, तो देखिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट इज डेल्टा यू। यू फाइनल लिखना आपको अच्छे से आता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यू इनिशियल भी आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, चाहे हाफ सी भी स्क्वायर से लिख सकते हैं क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। अब ये तो हो गई कि क्या एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएंगी, क्या एग्जैक्ट चार्जेज आएंगे, ये सब बातें हो गई। अब मैं आपको ये, अब वो क्वेश्चन में ना ये नहीं पूछता, जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना तो ये भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक चीज और पूछता है जिसके लिए हमें ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, हमें थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ता है। हमें दिमाग लगा के सोचना पड़ता है क्या, कि मान लीजिए जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया होगा, और बैटरी चाहती है कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ई से कम हो जाए, बोले ये तो संभव ही नहीं है मेरे होते हुए। तो बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया। अब आप नोटिस करिए, जब बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया तो इस कैपेसिटर का चार्ज बढ़ा होगा, और जब इस कैपेसिटर का चार्ज बढ़ा होगा तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा होगा, और जब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा होगा तो आप सोचिए, पहले इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर था E/2 और E/2। पहले दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर था E/2। अभी एक लोग का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो दूसरे लोग के पोटेंशियल डिफरेंस को घटना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का समेशन कांस्टेंट है। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन E के बराबर है, और पहले ये दोनों E/2 थे। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो एक E/2 से क्या है, थोड़ा ज्यादा, तो दूसरा E/2 से क्या आएगा, थोड़ा कम। तो सवाल इतना सा पूछता है कि बताइए डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद इसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होगा और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होगा। तो उसका आंसर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब आप देख लें बाकी चीजें किस तरह से सॉल्व होंगी। अब हमने एक दो क्वेश्चन देखे कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद सर्किट में किस तरह के चेंजेज आते हैं, किस तरह से चार्ज फ्लो होता है, बैटरी वर्क करती है। अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए पहले से डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ था, उस डाइलेक्ट्रिक को अब हमने निकाल दिया, ठीक है ना। तो उस वाले केस में क्या होगा, चार्ज जैसे मैं इसी सवाल की बात करूं, इसी में मैंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो ये सिचुएशन पे पहुंचे। अब आप सोचो पहले से डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ था और मैंने डाइलेक्ट्रिक को अब निकाल दिया। अगर मैंने यहां से यहां तक के डाइलेक्ट्रिक को निकाल दिया तो फिर सिचुएशन क्या हो जाएगी, रिवर्स। तब यहां से हम इस सिचुएशन में जाएंगे तो वापस बैटरी में चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक सिचुएशन और बनाता हूं कि मान लीजिए हमारा जो कैपेसिटर है उसमें वो चार्ज है वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। जैसे तो बात ऐसी है कि मान लीजिए बेटा कि दिस इज अवर कैपेसिटर और ये बैटरी से कनेक्टेड है फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। ये बैटरी से कनेक्टेड है फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। तो मैंने क्या कर दिया, इस स्विच को क्लोज कर दिया, कैपेसिटेंस ही है, स्विच इज क्लोज फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब ये स्विच अगर क्लोज है बहुत लंबे समय से और अब मैंने क्या किया, स्विच को ओपन कर दिया, तो स्विच इज क्लोज फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये कैपेसिटर क्या हो गया होगा, फुल्ली चार्ज हो गया होगा। तो इस पर चार्ज हो गया होगा प्लस ई और इस पर चार्ज हो गया होगा माइनस सी। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने इस स्विच को ओपन किया, फर्स्ट ओपन द स्विच। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट ओपन द स्विच। पहला स्टेप क्या है, स्विच को ओपन करिए। एंड देन
इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट, मतलब डाइलेक्ट्रिक को कब इंट्रोड्यूस करना है? स्विच ओपन कर देने के बाद आपको डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना है। देन इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक, then introduce dielectric between plates। जो हमारी प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ओपन द स्विच, देन इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे सर्किट में वो हमें बताना है। तो देखिए, अगर हमारा स्विच ओपन है मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा सर्किट ओपन सर्किट है, तो सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज फ्लो एक क्लोज सर्किट में ही होगा। ये मेरा ओपन सर्किट हो गया तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो आपके डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटर का जो चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। पिछली बार कैपेसिटर के चार्ज में चेंज आ गया था क्योंकि बैटरी सर्किट में कनेक्टेड थी, सर्किट क्लोज था और बैटरी चाहे तो चार्ज फ्लो कर सकती थी जिससे कैपेसिटर का चार्ज चेंज हो सकता था। लेकिन अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, सर्किट ओपन है, चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, कैपेसिटर का चार्ज चेंज नहीं हो सकता। तो आफ्टर इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक एंड बिफोर इंट्रोड्यूस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, आपका जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो बिफोर एंड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर आर इक्वल। तो ऐसे देखिए आप, तो यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं दूसरा जब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं उसमें मैं स्विच को ओपन दिखाऊंगा क्योंकि स्विच ओपन कर दिया गया है, और डाइलेक्ट्रिक में बनाऊंगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ठीक है, तो ये मेरा स्विच ओपन मैंने दिखाया, ये बैटरी मैंने दिखाया। अब बैटरी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि स्विच क्लोज नहीं है, तो बैटरी का होना ना होना एक बराबर है क्योंकि स्विच क्लोज है ही नहीं, बैटरी कुछ नहीं कर सकती। और ये है मेरा कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को मैंने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, इस कैपेसिटर को मैंने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। दिस इज माय डाइलेक्ट्रिक। दिस इज माय डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो अब मुझे बताना है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो भाई, कैपेसिटर पे चार्ज चेंज नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज फ्लो कराने वाली बैटरी जिंदा नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, सर्किट ओपन है। तो इस वाली प्लेट्स पे जो पहले चार्ज था प्लस सी, उतना ही चार्ज अभी भी होगा प्लस सी, और उस प्लेट पे चार्ज होगा माइनस सी। ये चार्ज चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आप जानते हैं इस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण था? इस सीई के कारण था। और कितना था? लेट्स से ई अगर हम उसको मान लेते हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट था तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं रहेगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका कितना? ई नॉट बाई की। आपको ये बोलेगा सर आपने जब बैटरी कनेक्टेड थी तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बताई थी, और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह रहे हैं कि ई नॉट बाई के हो जाएगा। ठीक, और ये जनरली कन्फ्यूजन भी रहता है। देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, जब बैटरी कनेक्टेड होती है उसकी बात बताता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के तो होता है, लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज भी बढ़ जाता है क्योंकि बैटरी सर्किट में कनेक्टेड होती है, बैटरी चार्ज फ्लो करा देती है। अब सोचिए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब सोचिए नीचे एक मैं फैक्टर लगा दूं K, लेकिन ऊपर वाले Q को भी मैं बढ़ा दूं तो वो दोनों फैक्टर आपस में कट जाते हैं और वो चीज पहले के बराबर ही रह जाती है। तो होता क्या है, चार्ज K टाइम्स हो जाता है। जो चार्ज होता है कैपेसिटर पे वो कितना हो जाता है? K टाइम्स हो जाता है कैपेसिटर पे चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड की वाई के हो जाती है, लेकिन Q भी तो बढ़ जाता है, जिसके कारण मुझे नेट जो दिखाई देता है वो उतना ही दिखाई देता है जितना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसमें क्या हुआ, इसमें चार्ज बढ़ ही नहीं पाया। चार्ज क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि मेरा बैटरी कनेक्टेड ही नहीं थी। तो जब चार्ज मेरा बढ़ ही नहीं पाया तो जो Q वाला फैक्टर है वो चेंज नहीं हो पाया।
नीचे बाई के तो लग गया, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के हो जाती है, तो नीचे बाई के तो लग गया, नीचे बाई के तो लग गया, मतलब डिवाइडेड बाई के तो हो गया, लेकिन ऊपर वाला क्यों नहीं बढ़ पाया, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का कितना हो गया, ई नॉट बाई के। ठीक, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप ऐसे सोच सकते हैं कि कैपेसिटेंस अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी क्यू बाई सी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ई के बराबर था, लेकिन यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा वी। और डेल्टा वी का अगर मैं वैल्यू लिखूं यहां पे तो क्यू बाई सी, क्यू कितना है सीई, और कैपेसिटेंस कितना है के इंटू सी, तो वो आ गया ई बाई के। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ करता था प्लेट्स के बीच में, ई हुआ करता था, लेकिन अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है, ई बाई के। अगर मैं स्टोर्ड एनर्जी की बात करूं, यू स्टोर्ड, तो यू स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और अभी का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, के इंटू सी। तो ये कितना आया बेटा, ये आया 1/2 CE स्क्वायर इंटू 1/k। तो पहले जो स्टोर्ड एनर्जी था मेरा वो हाफ CE स्क्वायर के बराबर था, लेकिन जो अभी भी मेरा स्टोर्ड एनर्जी है वो पहले से कम हो गया है, कितना, हाफ CE स्क्वायर बाई के। तो अगर मैं हीट लॉस लिखूं डेल्टा एच, तो मेरे सर्किट में हीट लॉस हुआ, तो डेल्टा एच का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, पहले की एनर्जी में से बाद की एनर्जी हटा दीजिए, तो आया हाफ CE स्क्वायर इंटू 1 - 1/k, दिस इज माई हीट लॉस। तो चार्ज नहीं बदला, पोटेंशियल डिफरेंस बदला, कैपेसिटेंस बदला, स्टोर्ड एनर्जी बदली। अब एक चीज और देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे बताइए, अगर प्लेट्स का चार्ज नहीं बदला है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बदलेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आप याद करिए, डाइलेक्ट्रिक की चार्ज के कारण तो कोई फील्ड होता नहीं है, मैंने समझाया था अभी। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस वाली प्लेट के चार्ज के कारण होता है, और इस वाली प्लेट पर फोर्स लगता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये चार्ज ही नहीं बदले तो फील्ड नहीं बदली, और जिसको फोर्स एक्सपीरियंस करना है वो भी नहीं बदला तो फील्ड नहीं बदली, जिसको फोर्स एक्सपीरियंस करना है वो चार्ज नहीं बदला तो फोर्स भी नहीं बदलेगा। जैसे पहले चार्ज, अच्छा मैं लिख के दिखाता हूं, तो फोर्स एफ डैश अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ डैश में बाद वाला लिख रहा हूं, तो बाद में मेरा इस वाली प्लेट का उधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा CE अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वहां का चार्ज कितना है CE। स्टार्टिंग इस सिचुएशन में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही आएगा, क्योंकि इन प्लेट्स पे चार्ज क्या है उतना ही है। तो ये याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लेट्स के बीच का तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपके कैपेसिटर की प्लेट्स का चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, इसको पढ़िए, समझिए, बहुत टफ चीज़ें नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझें, और किसी भी कोई तरह की दिक्कत हो आप पूछें, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं